विशाल और दिव्या को कार में बेहद ज्यादा अंधेरा होने की वजह से इस वक्त अब कोई भी हरकत समझ में नहीं आ रही है। और वहीं मानसी को अपनी ही कार में इस घुप अंधेरे के बीच अपनी मौत सामने नजर आने लगी है। तभी वहां की गहरी खामोशी के बीच एक दिल दहला देने वाली हल्की सी हंसी मानसी को सुनाई देने लगती है। एक ऐसी हैरत में डालने वाली हंसी जो आ तो उस कार से ही रही होती है, लेकिन मानसी को ऐसा लग रहा है जैसे कि ये आवाज उसके कानों में गूंजती चली जा रही है। धीरे धीरे मानसी को अपने कान बहरे होने की कगार पर लगने लगते हैं। तभी कानों में गूंजती हंसी की आवाज अपने आप बंद हो जाती है और कार की खिड़की के शीशे धीरे धीरे खुद ब खुद नीचे उतरने लगते हैं। कार की बंद रोशनी अचानक से जल उठती है और धड़ाक की आवाज के साथ अब तक कार का जाम पड़ चुका दरवाजा भी खुल जाता है और उसी के साथ ही मानसी पर बढ़ रहा यह अदृश्य दबाव भी अचानक से कम हो जाता है। मानसी बिना कुछ सोचे कार से बाहर निकलती है और अपनी तेज बेकाबू सांसों से होटल राजमहल के अंदर भागने लगती है। उसके पूरे कपड़े तेज बारिश में भीगने लगते हैं। बारिश की वजह से वहां हवाएं भी तेज तेज चल रही होती हैं, लेकिन इतनी ज्यादा खौफजदा होने की वजह से मानसी को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इंसान के सामने जब जिंदगी और मौत का फासला बस एक बाल बराबर जितना बाकी रह जाता है, तब उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और उसे अपने हालातों से बस कैसे भी करके भाग जाने का एक रास्ता ही सूझता है। वहीं मानसी को भागता हुआ देखकर एक कोने में विशाल और दिव्या, जो अब तक खामोश मौजूद है, वे भी जल्दी से मानसी का पीछा करने लगते हैं। वहीं मानसी होटल राजमहल के लॉबी में दाखिल तो हो चुकी है, लेकिन अपने ठीक पीछे उसे साफ साफ किसी की गहरी गहरी सांसें लेने का एहसास लगातार सुनाई दे रहा है। और उसी के साथ ही वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, कारपेट पर पैरों के भीगे हुए निशान नजर आते जाते हैं, जो लगातार उसके कदमों का ही पीछा करते ही जा रहे हैं। धीरे धीरे ये सिलसिला उसकी परछाई की तरह उसके करीब आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है। और मानसी की धड़कती धड़कनें मानो उसके गर्दन के जरिए उसके गले से उछलकर मुंह से बाहर आने को बेकरार है। तभी भागते हुए मानसी के पैर कारपेट के एक सिरे में उलझ जाते हैं और वो धड़ाम के साथ कॉरिडोर में मुंह के बल गिर जाती है और एक जोरदार चीख उसके मुंह से निकल जाती है। ये आवाज वहां की खामोशी को तोड़ देती है। विशाल और दिव्या भी मानसी की इस चीख के गवाह होते हुए वहां लॉबी तक पहुंच गए हैं। वहीं मानसी को अचानक से ऐसा लगने लगता है कि किसी ने दोबारा से उसे पैरों से पकड़ लिया है और जो हर बीतते लम्हे के साथ उसके करीब से करीब बढ़ता ही जा रहा है। तभी मानसी का एक पैर वो अदृश्य शक्ति उठा लेती है और उसे कारपेट पर घसीटने लगती है। मानसी घबराहट में बिना पीछे मुड़े जोर से चिल्लाती है, छोड़ो मुझे। अगले ही पल वो अदृश्य शक्ति मानसी को जमीन से उठाकर हवा में उछाल देती है और दूर फेंकती है, जहां मानसी एक दीवार से जोर से टकरा जाती है और फिर धड़ाम से नीचे जमीन पर गिरती है। गिरते पड़ते मानसी जैसे तैसे करके उस भीगी हुई हालत में ही अपने ऑफिस की ओर बढ़ने लगती है। उस पर डर अब धीरे धीरे हावी होता ही जा रहा है। वही विशाल और दिव्या उसका पीछा करते हुए उसकी हर एक हरकत पर नजर रखे हुए हैं। वो कब कहां जा रही है और कब क्या कर रही है और किस किस चीज से उसे डर लगता जा रहा है, सब कुछ वो अपनी ही नजरों से हालिया बयान देखते जा रहे हैं। तभी दिव्या विशाल की ओर देखकर पूछने लगती है, विशाल, आखिर मानसी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है?
क्या इसके पीछे वाकई में विमला रस्तोगी है या कोई और? दिव्या की इस बात पर हैरान होते हुए विशाल कहता है, वही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है दिव्या। आखिर ये किस आत्मा का काम है? अगर उसे मुक्ति भी चाहिए तो वो हमारे सामने क्यों नहीं आ रही? क्योंकि कोई आत्मा जब तक हमारे सामने नहीं आएगी, हम उसे मुक्ति कैसे दिलवाएंगे? ये बात तो जैसे उस राजमहल के दीवारों तक पर अंकित हो चुका है, लेकिन आने वाले वक्त में अभी कुछ ऐसा होने वाला है जिसके विशाल और दिव्या को भनक तक नहीं है। वही मानसी अपने भीगे हुए कपड़ों के साथ अपने ऑफिस में दाखिल होती है और एक एक कर अपने शरीर से चिपके हुए कपड़े खोलकर जल्दी जल्दी सूखे हुए कपड़े बदलने लगती है। लेकिन इस दौरान भी उसे लगातार ऐसा लग रहा है कि एक जोड़ी नजरें उसे ही देखती जा रही हैं, कपड़े बदलते हुए भी, जैसे कि उसकी पीठ पर एक जोड़ी निगाहें अटक कर रह गई हों और उसे चुभने भी लगी हों। डर के मारे मानसी को एक झटका लगता है और वो लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिरती है और उसके साथ ही उसका सर घूम जाता है और वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जैसे ही मानसी अपनी आंखें खोलती है, उसके सामने कुछ नहीं होता है। विशाल और दिव्या भी यहां जो कुछ भी हो रहा है देखकर समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये सब कुछ उनके दिमाग से भी बाहर की चीज है। वो बस 7 साल पहले घटी इस कहानी का हिस्सा भर है, या कहे सिर्फ दर्शक मात्र। वहीं कुछ देर बाद खुद ही दिमागी हालत को ठीक करते हुए जैसे तैसे मानसी खुद को संभालते हुए दिलासा देती है कि उसने जो कुछ भी अभी देखा और महसूस किया वो सब सिर्फ एक भ्रम है और अभी उसके पेट में भूख की लहर सी दौड़ गई है और वो इस वक्त वहां अपने किचन में मौजूद है। वो एक प्लास्टिक का टिफिन बॉक्स लेकर माइक्रो ओवन में उसे रखकर खाना गर्म करने की कोशिश कर रही है। उसका दिमाग अब भी बेहद ही ज्यादा उलझा हुआ है और जहनी तौर पर कमजोर है और वो बार बार ना चाहते हुए भी अपने खराब हालतों के बारे में ही सोचती जा रही है। ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्यों क्यों क्यों? वही किचन बेहद ही साफ सुथरा और अरेंज लग रहा है। वहां किचन में सब कुछ दराज से लेकर गैस रखने का स्लैब सब कुछ मौजूद है। वहां ढेर सारे बर्तन सजाकर रखे गए हैं। चाकू, छुरी, कांटा चम्मच समेत हर एक चीज वहां रखी गई है। अभी माइक्रो ओवन में मानसी खाना गर्म कर ही रही होती है कि उसके पीछे मौजूद सारे बर्तन में हल्की हल्की हलचल सी होने लगती है। जब मानसी पीछे मुड़कर देखती है तो वहां कुछ भी नहीं हो रहा होता है। वहीं जैसे ही वो सामने देखने लगती है, एक बार फिर उसे वही फुसफुसाहट भरी आवाज दोबारा सुनाई देती है। कर्म तेरे सारे पड़ेंगे तुझ पर भारी, हो जाए तेरा जीवन नरक से भी भारी। ये जाने पहचाने शब्द सुनते ही मानसी के पैरों तले जैसे जमीन खिसक जाती है और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, किचन में मौजूद सारे दराज एक साथ खुल जाते हैं और चाकू, कांटा, चम्मच समेत वहां जितनी भी सारी चीजें मौजूद होती है वो एक साथ धड़ धड़ करके जोर जोर से हिलने लगती है। फ्राइंग पैन, बर्तन, कटोरी, जितने भी सारे बर्तन हैं वो एक साथ एक दूसरे से टकराने लगते हैं और जोर जोर से आवाजें पैदा करने लग जाते हैं। वहां जो कुछ भी मानसी इस वक्त देख पा रही है उसका मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा। वहीं लगातार सारी दराजें अपने आप खुल और बंद होती जा रही हैं। सारे बर्तन आपस में टकराते ही जा रहे हैं, जैसे लगता है कि कोई उन्हें आपस में टकराने को मजबूर कर रहा है, लेकिन वो जो कोई भी है सामने नजर नहीं आ रहा। और अगले ही पल
सारी नुकीली चीजें, चाकू, काटा चम्मच का सिरा अपने आप मानसी की तरफ मुड़ जाते हैं और वो एक एक करके मानसी की ओर बढ़ने लगते हैं। और दहशत की वजह से मानसी अपनी आंखें बंद करते हुए झुककर नीचे बैठ जाती है और वहीं माइक्रो ओवन में उसका खाना गर्म होकर लगातार घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, तंग 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 की आवाज के साथ। और वहीं एक के बाद एक लगातार सारे चाकू उसके तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं और उसकी आंखों के बस कुछ दूर आकर ये सारी चीजें अपने आप थम जाती हैं। उसका गला हलक तक सूख जाता है क्योंकि वो मौत के कगार पर खड़ी है। वहीं कुछ देर बाद अपने आप वहां का माहौल पूरी तरह से खामोश पड़ जाता है, जैसे कि कभी कुछ हुआ ही ना हो, सब कुछ बेहद नॉर्मल हो। अपने आप को उठाकर किचन से निकलने के बाद मानसी भागते हुए बदहवास हालत में मल्लिका के कमरे में दाखिल होती है। उस वक्त मल्लिका अपने ट्रांसपेरेंट गाउन को पहन ही रही होती है कि मानसी बिना नॉक किए मल्लिका के कमरे में पहुंच जाती है, जिसकी वजह से मल्लिका उस पर गुस्सा करने लगती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना नॉक किए मेरे कमरे में आने की? वही मानसी बेहद डरी हुई है और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं और वो रोते हुए कहती है, मैम, मेरे साथ बहुत कुछ अजीब हो रहा है। मैम, मुझे बार बार मिसेस विमला रस्तोगी का चेहरा नजर आ रहा है। अभी उन्होंने कार में भी मुझ पर अटैक किया, किचन में भी वही थी। मैं पागल हो जाऊंगी, मैं पागल हो जाऊंगी। वो मुझे मार देगी, मुझे बचा लीजिए, मुझे प्लीज बचा लीजिए। इस बात पर मल्लिका हंसते हुए कहती है, ओह ग्रो अप मानसी, ये क्या तुम इतनी बड़ी होकर बच्चों की तरह बिहेव कर रही हो? उस बुढ़िया के मरने की वजह से क्या तुम दहशत में आ गई हो? तुमने उसे थोड़ी ही ना मारा था, वो तो बस उसका दिल कमजोर था, उसे हार्ट अटैक आ गया। वो तो अपनी मौत खुद मरी है, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम खुद को उनकी मौत का जिम्मेदार मत मानो, बी स्ट्रॉन्ग। लेकिन अपने हालात के बारे में मानसी ही जानती है कि उसे कितना ज्यादा डर लग रहा है और आगे मानसी घबराई हुई हालत में मल्लिका के कमरे से बाहर निकल जाती है। मल्लिका को जैसे मानसी की हालत पर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसे तो भूत और आत्माओं की बातों बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। वहीं जब मानसी कमरे से हताश हालत में बाहर निकलती है, तब उसे मल्लिका के कमरे के बाहर ही अपना टूटा हुआ बटन मिलता है। वो बटन को देखते ही पहचान जाती है कि ये उसकी ही शर्ट का बटन है और उस टूटे हुए बटन को हाथ में लेते ही मानसी एक सम्मोहन में चली जाती है और ना जाने क्यों अपने आप ही उस बुढ़िया के कहे मंत्र को बुदबुदाने लगती है। करम तेरे सारे पड़ेंगे तुझ पर भारी, हो जाए तेरा जीवन नरक से भी भारी। और वो अपनी सुध बुध खोए चली जा रही है। मानसी के पैर कहीं जाने के लिए बढ़ने लगते हैं। उसे खुद भी कुछ पता नहीं होता कि वो कहां जा रही है और वो किसी सम्मोहन में है। वहीं ये सब कुछ होता हुआ विशाल और दिव्या भी देखते जा रहे हैं। मानसी वही मंत्र बुदबुदाते जा रही है। उसकी पलकें तक नहीं हिल रही हैं, ना ही उसकी आंखों में कोई डर और हाव भाव नजर आ रहे हैं। वो सीधे धीरे धीरे चलते हुए होटल के किचन की ओर बढ़ती जा रही है। ऐसे अजीब से तरीके से मानसी को चलता हुआ देखकर विशाल और दिव्या उसका पीछा तेजी से करने लगते हैं और मानसी आखिर में चलते हुए किचन में पहुंच जाती है और एक तेज धार चाकू उठाती है और बिना कुछ सोचे समझे उस चाकू को अपने सीने में घोंप लेती है और फिर
खून फव्वारे की तरह सीने से बाहर निकलने लगता है और खून के निकलते ही उसके हाथ अपने आप खुल जाते हैं और उस खुले हुए हाथ से उसका टूटा हुआ बटन गिरता है और बटन के नीचे गिरते ही खून के छींटों के साथ नहा जाता है। यह देखकर दिव्या की चीख निकल जाती है और विशाल अपनी फटी फटी आंखों से यह देखता रह जाता है। वहीं धपाक की आवाज के साथ मानसी का बिना सांसों का शरीर फैले हुए खून पर गिर जाता है। मानसी के जमीन पर गिरते ही उसकी सांसें उसका शरीर छोड़ देती हैं। तो क्या होगा आगे कहानी में? क्या दिला पाएगा मुक्ति विशाल और दिव्या विमला रस्तोगी और मानसी की आत्मा को? क्योंकि चाहे इन दोनों की मौतें राजमहल में आग में झुलसने की वजह से ना हुई हो, लेकिन इनकी अतृप्त तड़पती आत्माएं आज भी होटल राजमहल में भटक रही हैं और अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही हैं।